इस्मान बे वो ख्वाब देखने वाला जिसने सबकी बुनियाद रखी। एक जमाने की बात है, अनातोलिया नामी एक सरजमीन थी जहां हालात ना जरा पटाखे वाले थे। समझ लू जी से कोई बॉर्डर का इलाका जहां बड़े बड़े सरदार और जंगजू भरे पड़े थे। उन्हीं में एक बंदा था, नाम था असमान। वो कोई आम कबायली सरदार नहीं था, जीन है। असमान के ख्वाब बहुत बड़े थे, सच्ची मुची वाले ख्वाब। एक मशहूर कहानी है, कहा सुने एक बहुत बड़े दरख्त का ख्वाब दिखा। यह दरख्त सीधा उसके सीने से निकला और उसके शाखें पूरी दुनिया पर छा गए। अब हम में से ज्यादातर लोग तो बसाट कर सोचते लाभ हैं, यह किसा अजीब ख्वाब था, लेकिन असमान इसने इसे एक इशारा समझा। ब्रेक टाइम .5 एक आशार है खस की किस्मत में कुछ बहुत बड़ा लिखा है, कुछ ऐसा जो आने वाली सदियों तक तारीख कार खबदल देगा। असमान गाजी जैसा कहा से जाना भी जाता था, तकरीबन 13वीं सदी के बीच में पैदा हुआ। येहू हजमाना था जबरू मकी ताकतवर सल्जूक सल्तनत टूट रही थी। जरा सोचो, एक बड़ा साबसख्त हो और हर कोई इसके बड़े बड़े टुकड़े छीनने की कोशिश कर रहा हो। अनातोलिया का भी ही हाल था। असमान और तगरल गाजी का बेटा वाय काई कबीले का सरदार था। वह बड़े सख्त जान माहिर जंगजू थे, हमेशा लड़ाई भड़ाई के लिए तैयार। लेकिन असमान के पास सिर्फ ताकत ही नहीं थी, इसके पास दिमाग भी था और एक खास किस्म की कशबी। इसे पता था कि लोगों को अपना वफादार कैसे बनाना है। लोग इसके पीछे सिर्फ असलिए नहीं चलते थे, कहो ताकतवर था, बल्कि असलिए कहो हास के ख्वाब पर यकीन रखते थे। वो है दुनिया पर छा जाने वाले बड़े से दरख्त वाला ख्वाब। इसके शुरू के दिन काम सीखने में गुजरे, मतलब घुड़सवारी, तलवारबाजी और लोगों की क़यादत करने का फन सीखना। इसका यह भी मतलब था कि इलाके की पेचीदा सियासत को समझना। एक तरफ बाज नतीनी थे, दूसरी तरफ दूसरे तुर्क सरदार और बैच में कहीं कमजोर होते हुए मंगोल भी थे। यह शतरंज के एक न खत्म होने वाले खेल की तरह था, लेकिन इन असली तलवारों और बहुत असली नतीजों के साथ। ब्रेक टाइम .25 इस्मान ने इस मुश्किल सूरत हाल से निपटना सीख लिया। जहां जरूरत होती वहां वो सब्र से काम लेता और जब मौका मिलता तो फौरन हरकत में आ जाता। वो सिर्फ एक फौज नहीं बना रहा था, बल्कि एक ऐसी चीज की बुनियाद रख रहा था जो वासूकत कोई सोच भी नहीं सकता था कि कितनी बड़ी होगी। यह वो आदमी था जो अगली लड़ाई से आगे, अगले पहाड़ से आगे देख सकता था। वह इत्तेहाद क्या हमीद को समझता था, यहां तक कहां लोगों के साथ भी जवास के अपने नहीं थे। इसने हर तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचा, जंगजू, आलम और दरवेश। उन्होंने इसमें एक ऐसा रहनुमा देखा जो इंसाफ पसंद, बहादुर और शायद थोड़ा किस्मत का धनी भी था। वो दरख्त वाला ख्वाब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं था, वो एक ताकतवर अलामत बन गया। ये वो बीज था जिससे आखिरकार एक अजीम सल्तनत उस्मानिया ने जन्म लिया, जिसने 600 साल से ज्यादा अरसे तक दुनिया की तारीख बनाई। ये सब शुरू हुआ आसमान से, इस ख्वाब देखने वाले से। अब देखो, आसमान कोई अकेला ही सब कुछ नहीं कर रहा था। हर बड़े लीडर को एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है, और आसमान के पास का खानदान था। सबसे पहले तवास के वालिद थे और तगरल गाजी। उन्हें समझो जैसे वह असली रस्ते बनाने वाले थे, जिन्होंने सारा स्टीज तैयार किया। और तगरल ने काई कबीले को मुश्किलों में संभाला और बाजनतीनी सरहद के करीबान हैं एक छोटी मगर जगह लाई। उन्होंने आसमान को हिम्मत, ईमान और अच्छी क़यादत किया हमीद सिखाई। वह एक समझदार बुजुर्ग थे जो कीमती सबक आगे पहुंचा रहे थे। और तगरल की मेहनत के बगैर आसमान का दरख्त शायद कभी फल फूल न पाता। तो जोरदार तालियां हो जाएं पापा गाजी के लिए। फिर थी आसमान की बीवी, या हमें कहना चाहिए बीवियां। तारीख यहां थोड़ी धंधली हो जाती है, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। आसमान के साथ जो सबसे मशहूर नाम जुड़ा है वो है माल खातून। अक्सर कहा जाता है कि वो बासर शेख ईदे बाली की बेटी थी, वही साहब जिनके घर आसमान ठहरा हुआ था जब उसने वो मशहूर जमाना ख्वाब देखा था। जरा सोचो तो खाने पर कैसी बातें होती होंगी। तू आसमान, आजकल दुनिया फतह करने के कोई और ख्वाब आए।
शीखायद बलिया एक माजिज मजहबी शख्सियत है और उनकी बेटी से शादी करने से उस्मान को कानूनी हैसियत और रूहानी हिमायत में बड़ा फायदा हुआ। कुछ के अन्यों में राबा बाला खातून का भी जिक्र उनकी बीवी के तौर पर मिलता है, जिससे तारीख दानों के लिए एक मजीद आरसी तारीखी जासूसी का काम कहलाता है। और अगलीन सल को भी इन्हें भूलना चाहिए, खासतौर पर ओरहान गाजी उस्मान का बेटा। अगर उस्मान ने बुनियाद रखी तो ओरहान वो था जिसने उस्मानी फलक बोसमार्त की पहली मंजिल बनाना शुरू की। इसे अपने बाप की तरह बड़ा बनने का शुकावर फौजी महारतूर से में मिली। उस्मान का बच्चा बनकर बड़ा होना भी क्या कमाल बात होगी। अबाजी घोड़ा ले जाऊं? हाँ बेटा, लेकिन वापसी पर एक छोटा सा बाजनतीनी कला फतह करते आना। ओरहान ने आगे चलकर इलाके को बहुत फैलाया, बड़े शहरों पर कब्जा किया और रियासत को बाकायद ही शक्ल दी। वह एक काबिल एतमाद जानशीन था जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि उस्मान के जाने के बाद ख्वाबें खत्म न हो जाए। खानदानी माहौल को ये भी सोच सकता है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की जिंदगी का मिलापता। शायद छापों की फिक्र होती होगी, खाने पर इलाके बढ़ाने की तरकीबें सोची जाती होंगी और आम घरेलू झगड़े भी, लेकिन ऐसे जंग के नतीजे सल्तनत बदल सकते थे। मेरे सबसे अच्छी तलवार किसने पूछे बगैर इस्तेमाल की? ये शायद एक आम बात होती होगी। वो पहल करने वाले थे, एक खानदान जो एक अफरा-तफरी वाली दुनिया में एक नई किस्मत बना रहा था। उनके आपस के रिश्ते, उस्मान के लिए उनकी हिमायत और उनकी अपनी अपनी कोशिशें बहुत अहम थीं। ये एक टीम की कोशिश थी। भले ही उस्मान वो कप्तान था जिसके पास सबसे मशहूर ख्वाब था। उस्मान का सफर सिर्फ ख्वाब देखने के बारे में नहीं था, ये कुछ कर दिखाने के बारे में था। वो और इसके वफादार जंगजू, जिन्हें गाजी कहा जाता था, हर वक्त हरकत में रहते थे। वो समझो एक जबरदस्त एडवेंचर क्लब की तरह थे, लेकिन कैंपिंग ट्रिप के बजाय वो चलो इस बाजनतीनी कलाए पर कब्जा करें वाली मुहिमों पर जाते थे। इसकी शुरू की एक अहम चाल 1299 के आसपास येनी शहर में अपना एडा कायम करना था। उसे अक्सर उस्मानी रियासत की इलामती पैदाइश समझा जाता है। जरा सोचो, वो वहां झंडा गाड़ रहा हो, शायद थोड़ा हलते हुए डंडे के साथ, और कह रहा हो, ठीक है, ये अब हमारा है, कोई चाय पिएगा? ब्रेक टाइम 1.5। ये एक ऐसी जगह पर एक बड़ा दिलीराना ऐलान था जहां हर कोई ताकत के लिए लड़ रहा था। सरहद पर जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन शायद इसमें कुछ हल्के फुल्के लम्हे भी आते होंगे। जरा तसव्वुर करो, उस्मान किसी शक करने वाले नए भर्ती हुए बंदे को अपना बड़ा सा ख्वाब समझाने की कोशिश कर रहा हो। तो एक दरख्त है, समझ रहे हो ना? या फिर बढ़ती हुई जमात को खाना खिलाने की परेशानियां। किसने 1000 इजाफी कबाबों का ऑर्डर दिया? हमने सिर्फ एक गांव फतह किया है, पूरा सूबा नहीं। यह है शुरू के उस्मानी हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाले और वसाइल से काम लेने वाले थे। वह सिर्फ खून ख्वार लड़ाके ही नहीं थे, वो साथ साथ 6 मुंतजम भी बन रहे थे, चलते चलते सीख रहे थे। उन्होंने मुश्किलों को मौकों में बदला। आहिस्ता आहिस्ता हम गरीकीनी तौर पर अपना इलाका बनाते गए। एक बड़ा मोड़ती रसूदों में बाफ्यूज खेल रही थी। यह एक अहम टकराव था जहां उस्मान की फौजों ने एक बहुत बड़ी बाज़नतीनी फौज को शिकस्त दी। इस जीत ने वाकई उस्मान को मशहूर कर दिया। इससे पहले इसे शायद सिर्फ आइकावर बड़ा बनने का शौकीन मकामी सरदार समझा जाता था। बाफ्यूज के बाद बाज़नतीनियों ने इसे बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। तुम तकरीबन बाज़नतीनी बादशाह को बड़बड़ाते हुए सुन सकते हो, यह उस्मान कौन है भाई, और यह हाथनी मुसीबत क्यों खड़ी कर रहा है। इस जीत ने हौसला बढ़ाया, मजीद लोग आस की तरफ आए और उस्मान को अपनी बनती हुई रियासत को मजीद फैलाने और मजबूत करने के लिए वह तजीमली जिसकिया से जरूरत थी। फतह व रियासत बनाने के इन सालों के दौरान उस्मान का क़यादत का अंदाज बेहतरीन था। वह अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, हमेशा आगे बढ़कर क़यादत करता था, लेकिन वह अपने इंसाफ और बराबरी के लिए भेजाना जाता था, जिसकी वजह से बेहतर से लोग
बशमूल ईसाई इसकी हुकूमत में रहने के लिए आए। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, यह एक ऐसा निज़ाम बनाने के बारे में था जिसका हिस्सा लोग बनना चाहते थे। वह मुसलसल जंगों की अफरा-तफरी के बीच ब्याक एक काबिल एतमाद और इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर अपने शर्त बना रहा था। ये फौजी महारता और अच्छी हुकूमत कामला पही था जिसने आने वाली सल्तनत के लिए स्टेज तैयार किया। एकाएक मुश्किल से जीती हुई फतहावर एकाएकच है तरीके से चलाए जाने वाले कस्बे के जरिए। तो उस्मान बे में ऐसी क्या खास बात है भाई? एक जबरदस्त ख्वाब देखने के अलावा उसने दुनिया की तारीख की सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली और बासर सल्तनतों में से एक का आगाज किया। ये तो सीवी में लिखने वाली क्या जबरदस्त बात है। एक मजे की बात यह है कि उस्मानी नाम खुद उस्मान से आया है। इस वक्त उसे तुर्की की सल्तनत नहीं कहा जाता। ये उस्मान के लोग थे, उस्मान की रियासत थी। जरा सोचो, पूरी की पूरी सल्तनत तुम्हारे नाम पर हो। ये ऐसे है जैसे बाबर की चाय नामी एक बहुत बहुत बड़ी काफी की दुकानों की चीन हो, लेकिन पूरी दुनिया में और सदियों तक चलने वाली। इससे पता चलता है कहा सका जातिया सिर्फ कितना था बानी के साथ बराह रास्त ताल्लुक। उस्मान ने जो बुनियादें रखें वो कमाल की मजबूत थे। वो सिर्फ फतह नहीं कर रहा था, वो तामीर भी कर रहा था। इसने हुकूमत का एक निजाम कायम किया, भले है शुरू में वो सादा सा था। इसने गजुआ यानी मकसद के जज्बे को परवान चढ़ाया, जिससे इसके जंगजुओं को हौसला मिलता था। लेकिन वो बर्दाश्ता और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को साथ मिलाने क्या हमीत को भेस मचता था। असमली सूच ने शुरू की उस्मानी रियासत को बढ़ने और मुस्तहकम होने में मदद दी। ये सिर्फ तलवारों और घोड़ों का मामला नहीं था, यह एक ऐसा माशरा बनाने के बारे में था जो कायम रह सके। वह एक माहिर बावर्ची की तरह था जो आस्ता आस्ता उन चीजों को पका रहा था जो आखिरकार एक शानदार शहीद ओवद बनने वाले थे। अस्कीमी रस सिर्फ बड़े इलाकों में नहीं है जन पर उस्मानियों ने आखिरकार कब्जा किया, जनूब मशरकी और पसे लेकर शुमाली अफ्रीका और मशरकी वसता तक। यहाँ नादारों में भी है जवानों ने बनाए, सकाफत में जवानों ने परवान चढ़ाई और उनके इरादों क्या सबे बाकी में जो सबासी से शुरू हुई थी। जब उस्मान 1323 या 1324 के आसपास फोत हुआ तो उसने अपने बेटे और हान के लिए एक छोटी मगर मजबूत रियासत छोड़ी। इसने मशहूर तौर पर और हान को नसीहत की कि इंसाफ से हुकूमत करना और अपनी राया की हिफाजत करना। इसने शायद ये तो नहीं कहा होगा, और हाँ, ये सारी जमीन को मत देना जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, ठीक है। लेकिन जज्बा यही था, एक बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई आगे दे रहा था। ब्रेक टाइम T.0। आखिर में उस्मान बे की कहानी दास्तान बड़े इरादों और तारीखी हकीकत का एक दिलचस्प आमदजाज है। वह अपने वक्त का आदमी था, एक सरहदी जंगजू, लेकिन उसके पास आय का इसावजन भी था जो उसके दौर से कहीं आगे का था। उसके बारे में जानना सिर्फ एक खुशक तारीख का सबक नहीं है, यह बहादुरी के कारनामों, होशियार चालों और हाँ, अगर आप ढूंढें तो थोड़े से मजाह से भरी एक एडवेंचर कहानी है। वो हमें दिखाता है कि बड़ी से बड़ी सल्तनतें बेमामूली शुरुआत से जन्म ले सकती हैं, एक पक्के इरादे वाले रहनुमा और एक कातने बड़े ख्वाब के साथ जो नस्लों को मुतासिर कर सके। और यही वजह है मेरे दोस्तों के उस्मान बे आज बात करने और यहाँ तक खास के कुसों पर मुस्कुराने के काबिल है।